बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तैयब बलोच फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है और आज मेरे साथ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के दो मायानाज रिपोर्टर सईद बलोच और जहांज़ेब अब्बासी साहब मौजूद हैं और हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो जस्टिस काजी फैज़ ईसा के सदारती रेफरेंस की नज़रसानी जो दरख्वास्तें थी उसमें जो 4 जजेस का एक इख्तलाफी नोट सामने आया है उस नोट से मुतल्लिक आज हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उसका इन फ्यूचर जस्टिस काजी के ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ सकता है और क्या वाकई, क्योंकि ये समझा जा रहा है कि ये जो 4 जजेस जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ख़ुद भी शामिल हैं, उनका ये जो अक़लियती फ़ैसला है उससे क्या जस्टिस काजी फैज़ ईसा के लिए इन फ्यूचर कोई मसाइल जो है वो पैदा हो सकते हैं और कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से जस्टिस काजी फैज़ ईसा को सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकालने के लिए जो है वो कोई ऐसा रास्ता जो है वो ओपन कर दिया गया है। क्योंकि पहले हम यही समझ रहे थे कि जो शॉर्ट आर्डर आया था और अक्सरियती फ़ैसला था उससे यही गुमान था, यही तसव्वुर था कि अब जस्टिस काजी फैज़ ईसा का जो चैप्टर है वो हमेशा के लिए क्लोज़ हो गया है। लेकिन अब जो ये जो अक़लियती फ़ैसला आया है इससे हमें कुछ चीज़ें जो है वो अबहाम पैदा कर रही हैं और सूरत हाल जो है वो हमें इस सिमत जाती हुई नज़र आ रही है कि हुकूमत के लिए जो है कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा रास्ता जो है वो ओपन कर दिया गया है। तमाम अभी पूछते हैं ये जो है मेरे साथ जहांज़ेब अब्बासी साहब है, इनसे पहले पूछते हैं कि ये जो अक़लियती फ़ैसला है इसमें है क्या और जस्टिस उमर अता बंदियाल ने क्या कहा। पहले हम इनसे राय ले लेते हैं, फिर इसके बाद मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे। जी जहांज़ेब, ये जस्टिस उमर अता बंदियाल का आपने फ़ैसला पढ़ा है, तो ये चीफ़ जस्टिस भी हैं और शायद चीफ़ जस्टिस बनने के बाद ही इन्होंने ये अपना फ़ैसला दिया है, तो आप इसको क्या समझते हैं और उन्होंने अपने फ़ैसले में कहा क्या है? बहुत शुक्रिया तैयब। सबसे पहली बात तो ये है कि ये अक़लियती फ़ैसला है और उसकी आइन और कानून की नज़र में कोई अहमियत या वक़्त नहीं है, क्योंकि ये डाइसेंट नोट है और हम जानते हैं कि जो इख्तिलाफी नोट होता है, जब अदालत में कोई केस ज़ेर समात हो तो अक़लियती व्यू को या डाइसेंट नोट को बतौर अदालती नज़ीर पेश भी नहीं किया जा सकता। एक तो ये बात तयशुदा है, ये असूल तयशुदा है। अब इसमें जो मर्ज़ी लिख दिया जाए लेकिन वो एक अदालती प्रेसिडेंट के तौर के ऊपर इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि फ़ैसला वही होता है जो अक्सरियत में हो। और कानून भी, अगर हम ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में ये असूल तय कर दिया है या ये कानून की तशरीह कर दी है, तो वो भी वही फ़ैसला होता है जो अक्सरियत में हो। अक़लियत में दिए गए फ़ैसले की कोई वक़्त, कोई अहमियत नहीं होती। माजी में, जैसे कि मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, शेख रशीद डिस्क्वालिफ़िकेशन केस सुप्रीम कोर्ट में आया, सुप्रीम कोर्ट ने वो दरख्वास्त खारिज की, लेकिन जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने उसके ऊपर एक डेसेंट व्यू दिया। उन्होंने ये कहा कि जो असूल इमरान खान और जहांगीर तरीन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो असूल अपनाया, वो असूल अगर हम नवाज़ शरीफ के केस में देखें तो उसके पैरामीटर्स मुख्तलिफ थे। यानी जो तरीक़ाकार नवाज़ शरीफ के केस में तय किया गया, उस असूलों को इमरान खान के केस में नज़रअंदाज किया गया। उस डेसेंट व्यू का क्रक्स ये था, गो के वो एक बहुत खौफनाक बात थी कि सुप्रीम कोर्ट का एक जज ये कह रहा है, लेकिन था वो इख्तिलाफी नोट, डाइसेंट नोट था और इख्तिलाफी नोट को बतौर अदालती नज़ीर पेश नहीं किया जा सकता, तो उसकी कोई वक़्त नहीं है। इसी तरह से 6 जज साहिबान ये कह चुके हैं कि जो मामला FBI को भेजा गया है वो दुरुस्त नहीं था। उसकी बुनियादी वजह इस जो अक्सरियती फ़ैसला है उसमें यह दी गई है कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा की अहलिया और उनके बच्चों को बगैर सुने ये फ़ैसला दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अक्सरियती फ़ैसले में इस बात को एडमिट किया है और इस बुनियाद के ऊपर FBI को मामला भेजने का जो ऑर्डर था उसको वापस लिया है। अब आते हैं जो माइनॉरिटी व्यू है, अक़लियती व्यू है, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब ये कहते हैं कि एक जज काबिल एहतसाब है। हालांकि यही बात अक्सरियती फ़ैसले में जस्टिस मकबूल बाकर साहब भी ये लिख चुके हैं कि एक जज काबिल एहतसाब है और वो एहतसाब से मावरा नहीं है। इसके अलावा इस जो माइनॉरिटी व्यू है इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि एक जज जो है वो एक सिविल सर्वेंट होता है और वो पाबंद है इस बात का कि वो अपने अहलिया और अपने बीवी बच्चों के असासे जो हैं वो उसका जवाबदेह है। जबकि मेजॉरिटी व्यू में जो कि जस्टिस मकबूल बाकर ने लिखा है उसमें वो ये कहते हैं
कि एक जज जो है वो अगर उसकी अहलिया इंडिपेंडेंट हो, खुद मुख्तार हो, तो ये ज़रूरी नहीं है, एक जज के लिए ये पाबंद नहीं है कि वो अपने बीवी बच्चों के असासों को ज़ाहिर करे, डिक्लेयर करे। तो बाकी कुछ कुरानी आयात का भी हवाला दिया गया है, कुछ मुख्तलिफ बातें भी की गई हैं, और ये कहा गया है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल इस मामले की कार्रवाई कर सकती है इसके ऊपर, और ना सिर्फ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल भी, बल्कि इसके अलावा FBI को भी कहा गया है, और कोई भी और मुतलका फोरम जो है वो इस मामले को देख सकता है, इसके ऊपर इंक्वायरी कर सकता है। लेकिन एक बहुत ही अहम बात जो मैं समझता हूँ वो ये है कि अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो कि मौजूद हैं, जो इस माइनॉरिटी व्यू के ऑथर जज हैं, जिन्होंने फ़ैसला लिखा है, और फिर 3 जज साहिबान ने उससे इत्तफाक किया है। जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस सज्जाद अली शाह हैं, और जस्टिस काजी अमीनुद्दीन खान हैं मेरे ख्याल में। तो काजी अमीन साहब जो हैं उन्होंने भी इस जजमेंट, इस जो अक़लियती व्यू है, इससे इत्तफाक किया है। तो अब अगर ये मामला किसी और तरीके से भी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में आता है, अगर किसी और दरख्वास्त की सूरत में या किसी और तरीके से भी, तो मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल, जो कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के चेयरमैन भी हैं, वो बैठ के इसको नहीं सुन सकते। इसकी वजह ये है कि ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी मफादात का टकराव हो जाएगा कि एक जज साहब ओपन कोर्ट में बैठ के एक केस सुन चुके हैं, फिर उसके बाद एक व्यू भी दे चुके हैं, तो वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में वो मामला नहीं सुन सकते, उसके ऊपर बात नहीं कर सकते। दूसरी अहम बात जो मैं समझता हूँ वो ये है कि पॉलिटिकली ये जो माइनॉरिटी व्यू है ये यूज़ हो सकता है। ख़ास तौर के ऊपर सोशल मीडिया पे हमने देखा कि जब मेजॉरिटी व्यू आया तो उसके ऊपर सियासतदानों ने बढ़ चढ़ कर बयानात दिए। ख़ास तौर के ऊपर वफाकी वज़ीर कानून फ़रूक नसीम साहब का एक बयान आया कि जी जज कैसे काबिल एहतसाब नहीं है और सियासतदान काबिल एहतसाब होते हैं। तो भाई जो अक्सरियती फ़ैसला है उसमें जस्टिस मकबूल बाकर ने ये कहीं नहीं लिखा कि जज काबिल एहतसाब नहीं है। उन्होंने इस बात को तस्लीम किया है अक्सरियती फ़ैसले में कि जज भी काबिल एहतसाब है, लेकिन तरीक़ाकार होना चाहिए। ख़ास तौर के ऊपर अगर हम वापस बैकग्राउंड में आते हैं, जिस तरह से ये रेफरेंस बनाया गया और उसके पीछे जो मुहर्रिकात थे और जो कुछ होता रहा, इसको तो सुप्रीम कोर्ट के 10 जजों ने खुद तस्लीम किया है कि कानूनी गलतियाँ थी इस रेफरेंस में। सुप्रीम कोर्ट के 10 के 10 जजों ने रेफरेंस को उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। लेकिन जो मामला FBR की हद तक था उसमें 7-3 का फैसला आया। सही है। यानी 7 जज साहिबान ने कहा जी कि नहीं ये मामला FBR को जाना चाहिए, और 3 ने कहा जी कि नहीं ये इसको यहीं पे क्लोज किया जाए। सही है। और सबसे दिलचस्प बात ये है कि जो मेजॉरिटी व्यू है उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये लिखा है कि ना सुप्रीम कोर्ट FBR को 184(3) में टैक्स मामलात के ऊपर हिदायत दे सकती है, और ना ही सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को कोई हिदायत दे सकती है। इसकी वजह यह है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल भी इट्सल्फ एक खुद मुख्तार इदारा है जजों की शिकायत को सुनने का। सही है। ठीक है, मज़ीद भी हम इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन ये मेरे साथ सईद बलोच साहब हैं। हम इनसे पूछते हैं कि ये जस्टिस मुनीब अख्तर का जो नोट सामने आया है वो उनका व्यू क्या है और वो क्या कहना चाह रहे हैं या क्या समझाना चाह रहे थे अपने नोट के अंदर जो उन्होंने इस हवाले से लिखा है। देखें तैयब, जब ये केस चल रहा था गुज़श्ता साल, तो उस वक्त भी हमने ये देखा था कि जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से लेडी सरीना ईसा के से जो है वो इस तरह के कानूनी सवालात जो है वो किए गए थे। और लेकिन हमने ये पहली बार देखा कि एक जज साहब जो हैं, जो बेंच के रुकन भी हैं और जो मुस्तकबिल के चीफ़ जस्टिस भी बनेंगे, वो एक साइल से जिन्होंने कानूनी सवालात उन्होंने किए, लेकिन अगले दिन जब अदालत लगी तो उन्होंने आके उस साइल खातून से माफ़ी मांगी। ये पहली बार था जो हमने अदालती तारीख़ में, कम अज़ कम मैंने जो जितना अरसा मैंने सुप्रीम कोर्ट में कवर कर रहा हूँ या अदालती मामला देख रहा हूँ, तो ये पहली बार था। और उसकी वजह सिर्फ यही थी कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो थे वो ऐसे लीगल क्वेश्चन लेडी सरीना ईसा से और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब से पूछ रहे थे जो गालबन उनको गिरां गुज़र रहा था। और हमने केस की समाअत के दौरान ये अक्सर देखा कि जो लेडी सरीना ईसा थी वो जज्बाती हो जाती और रोने लगती, और उनकी जानिब से ये भी हवाला दिया गया कि मैं गुज़श्ता 2 साल में हज़ारों बार मर चुकी हूँ। तो इसी से रिलेटेड जो है वो जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से जो अपना एक इख्तलाफी नोट में जो इजाफ़ी नोट उनकी जानिब से तहरीर किया गया, वो इन्हीं चीज़ों को पिन पॉइंट जो है उन्होंने अपने जो इजाफ़ी नोट है उसमें किया है। और उनकी जानिब से जो जस्टिस याहिया अफरीदी हैं
उनके हवाले से जो ऑब्जर्वेशंस वगैरह वो जो दी गई हैं वो बड़ी वाज़ेह हैं। लेकिन यहाँ पे एक अहम चीज़ ये है कि जस्टिस मुनीब अख्तर के इजाफ़ी नोट से जो इख्तलाफी नोट का इजाफ़ी नोट है उसमें जो चीज़ें मेंशन की गई हैं वो इख्तलाफ में इजाफा किया। बिल्कुल अच्छा, इख्तलाफी नोट में उनका जो इजाफ़ी नोट है वो जो अक्सरियती फ़ैसला आया नज़र सानी का 6-4 वाला, वो उससे तकरीबन 2 से 3 दिन का वो दोनों में वक्फ़ा है। तो अब उन्होंने अपने उस जो इजाफ़ी नोट है उसके अंदर वो जो अक्सरियती फ़ैसला है उसके कुछ चीज़ें जो हैं वो अपने उसमें कोट की हैं, उनको हवाला दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो अपना इजाफ़ी नोट लिखा है ये 2 दिन या 3 दिन के अंदर अंदर उन्होंने ये सारी चीज़ें फैसले के बाद उन्होंने ये चीज़ लिखी, अक्सरियती फैसले के बाद लिखा है। अमूमन ये होता है कि देखें अब फिर उनको काउंटर भी करने की कोशिश काउंटर भी करने की बिल्कुल काउंटर करने की उन्होंने जो है वो कोशिश की। और जिस तरीके से वो जो अक्सरियती फ़ैसला है उसको उन्होंने वो ये कहने की शायद कोशिश कर रहे हैं कि वो अक्सरियत ही नहीं है, दरअसल वो बराबर हो गया है और वो तमाम मामला वो कैसे ये जस्टिस मंजूर की वजह से ये जो उन्होंने अपने इजाफी नोट में एक तो उन्होंने जस्टिस मंजूर मलिक का जो है वो कहा है कि चूँकि जब 26 अप्रैल को जजमेंट आई और उसके बाद 30 अप्रैल को जस्टिस मंजूर मलिक रिटायर हो गए, तो रिटायरमेंट के वक्त तो सिर्फ शॉर्ट आर्डर आया था जो इस तफसीली फ़ैसले का ऑपरेटिव पार्ट था। उसके बाद अब उस फैसले की जो वजूहात हैं कि ये मामला FBI को क्यों नहीं भेजना चाहिए था, ये उसके अंदर क्या क्या ऐसे जो है वो कानूनी सुकम या नकायस मौजूद थे जिनकी बुनियाद पर जो मामला था FBI को भेजने का वो कलअदम बनता है और उसको अक्सरियती फ़ैसले ने नज़र सानी में कलअदम भी करार दिया है। तो ये वो मतलब चीज़ें थी जो इन्होंने अपने उसमें वो मेंशन की हैं। इसके अलावा जो जस्टिस याहिया अफरीदी हैं उन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा है, अपना अक्सरियती फ़ैसले में एक इजाफ़ी नोट लिखा है। तो उसमें उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने ये कहा है कि जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की दरख्वास्त थी 296 उसको उन्होंने कलअदम जो है वो रिजेक्ट किया है और कहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज के शायान निशान नहीं है कि वो एक साइल बन के या दरख्वास्त गुजार बन के सुप्रीम कोर्ट के सामने आए। ये इजहार तो वो अपना जब केस चल रहा था, नज़र सानी केस चल रहा था, उसमें भी वो इन चीज़ों का इजहार वो बेंच के दौरान भी करते रहे हैं कि आपको जो है वो बतौर साइल जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को सुप्रीम कोर्ट में नहीं आना चाहिए। तो ये दो ऐसे इश्यूज हैं, ये दो ऐसे पॉइंट हैं जो जस्टिस याहिया अफरीदी और फिर जस्टिस मंजूर वाली बात मान ली जाए तो फिर ये पीछे देखें वो चार उधर भी बनते हैं, 4 का ये इख्तलाफी नोट आया। तो शायद वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मामलात जो हैं वो बिल्कुल उसी जगह पे खड़े हैं और वो तमाम इंफॉर्मेशन जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत FBI की जानिब से एक मुफस्सल रिपोर्ट 168 पेजेस की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई गई थी और बाद में फिर 3 महीने का सुप्रीम कोर्ट की जानिब से टाइम दिया गया कि FBI वो रिपोर्ट मुकम्मल करे और 3 माह या 100 दिन जो है वो उसके बाद वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा करवाए। और अगर वो 100 दिन के अंदर अंदर FBI ये रिपोर्ट जमा नहीं करवाता तो फिर जो FBI के सरबराह होंगे वो उसकी बाकायदा एक तहरीरी वजूहात जो हैं वो रीजनिंग जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को बताएंगे कि अभी तक ये रिपोर्ट मुकम्मल नहीं हुई। तो वो शायद ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इंफॉर्मेशन या जो रिपोर्ट FBI की जो तैयार करदा है वो इन्फॉर्मेशन अभी भी मौजूद है, उसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल समेत किसी भी फोरम के ऊपर जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। और उसकी बुनियाद पर शायद वो ये कहना चाह रहे हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का जो मामला है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ बल्कि ये आगे मज़ीद चलेगा। जी जहांज़ेब साहब, ये अभाम तो ख़ुद इन्होंने पैदा अब कर भी दिया और साथ ख़ासकर बंदियाल साहब ये कहते हैं कि जो फ़ॉरेन अकाउंट्स थे उस हवाले से जस्टिस यानी कि सरीना ईसा के जो अकाउंट्स थे वो जस्टिस काजी ईसा का उनसे ताल्लुक़ जो है वो साबित होता है। और साथ जो सबसे ख़तरनाक अलार्मिंग एक चीज़ नज़र आती है वो ये है कि जो FBI की इंफॉर्मेशन है या अफरीदी ने भी यही कहा और ये जजेस भी यही कह रहे हैं इख्तलाफी नोट के अंदर कि वो किसी भी फोरम के ऊपर जो है इस्तेमाल की जा सकती है। तो क्या हुकूमत जो है, जब अब एक चीज़ सामने आ भी गई, और क्या हुकूमत इस हवाले से ऑलरेडी वो एक नज़रसानी के ऊपर नज़रसानी में जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे उसने वो किया हुआ है, तो क्या हुकूमत इन गिरोड्स को या इन चीज़ों को उठा के फिर से एक मुतफरक दरख्वास्त डाल दे उसी में कि हमारी वो जो क्रिएटिव नज़रसानी है या वो दरख्वास्त है उसको जल्द समाअत किया जाए और ये नई चीज़ें सामने आ गई है, ये अभाम है तो इसको भी क्लैरिफाई किया जाए? देखिए, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, आप जहाँ से मर्ज़ी गिने
सही है। ठीक है ना, माइनॉरिटी व्यू माइनॉरिटी ही होता है और अक्सरियती फ़ैसला अक्सरियती ही होता है। मुझे वो एक तस्वीर याद आ गई, वो एक दफ़ा मैंने देखी थी, जिसमें एक शख्स होता है, वो एक तरफ जाके गिनता है तो वो 4 होते हैं, उसी तस्वीर के परली तरफ जाता है तो वो 3 होते हैं। तो यहाँ पे ये मामला ऐसे नहीं होता कि जी आपने यूं किया तो ये 3 हो गए या ये 4 हो गए तो ये 5 हो गए। अफरीदी उधर चला गया, देखें ये उधर चला गया, और काफी- ये ऐसे नहीं है। देखें, जजमेंट जो अक्सरियती फ़ैसला है वो 6 जज साहिबान का है, सही है। ये बात तयशुदा है और ये ओपन कोर्ट में भी इस बात को दोहराया गया है। सही है। और 4 जज साहिबान ऐसे हैं जिन्होंने इससे इख्तिलाफ़ किया है। ठीक है। जस्टिस फैसल अब रिटायर हो गए थे और फिर उनकी जगह पे जस्टिस काजी अमीन साहब आ गए थे। ठीक है। ठीक है अमीनुद्दीन तो खान। हाँ, अमीनुद्दीन खान। अब जो जजमेंट प्रिवेल करेगी, जैसे मैंने आपको आगाज़ में कहा था, वो अक्सरियती फ़ैसला ही कहेगा। हाँ, अब सवाल ये आता है कि हुकूमत इसको किस तरह से यूज़ कर सकती जी। है। आपको याद होगा फ़रोग नसीम साहब जिसके बारे में यहाँ पे ओपन कोर्ट में भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने पूछा था कि इस रेफरेंस के पीछे रोशन दिमाग कौन है। जी, जी। तो ये वही रोशन दिमाग जी, हैं। जी। तो ये वही रोशन दिमाग ही उन्होंने एक क्यूरेटिव पटिशन या काबिल इस्लाह दरख्वास्त दायर की। उस दरख्वास्त के ऊपर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्ट्रेट वे कह दिया कि भाई सेकंड रिव्यू की पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में गुंजाइश। कोई गुंजाइश नहीं है। हालांकि उन्होंने इंडियन जुरिस्डिक्शन का हवाला दिया। वो मंसूर अली शाह ने भी हाँ फिर जी, कह दिया हाँ कि- हाँ, अच्छा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ। सुप्रीम कोर्ट के बेंच 1 में एक केस था और उसमें मेरे ख्याल में जस्टिस उमरता बंदयाल साहब भी हेड कर रहे थे। केस था प्लॉट का, कोई डीएचए में शायद कोई प्लॉट था और वो एक बंदे का लिटिगेशन होते हुए बेचारा उसके तमाम तर फोरम से वो डिसमिस होता हुआ रिव्यू में आया, रिव्यू भी डिसमिस हो गया, वो सेकंड रिव्यू में आ गया। तो उस पर फिर कोर्ट ने, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब मौजूद थे, तो उन्होंने ये कहा कि देखें, अगर आपको सेकंड रिव्यू चाहिए ना तो उसके लिए आपको भारत जाना पड़ेगा। सही है। तो मेरे ख्याल में ये इनडायरेक्ट पैगाम हुकूमत के लिए भी था कि पाकिस्तान अगर में आपको सेकंड रिव्यू चाहिए तो पाकिस्तानी आइन में तो इसकी गुंजाइश नहीं है, सही तो है। आपको इंडिया जाना चाहिए। सही है। तो ये है। लेकिन देखें, इसको एज अ कंपेन, एज अ ट्रोलिंग तो यूज़ किया जा यूज़ किया सकता जा है, सकता लेकिन एक आइनी और कानूनी नज़ीर के तौर के ऊपर, अदालती गया। प्रेसिडेंट को तौर के ऊपर मेरे ख्याल में इसको यूज़ नहीं किया जा सकता। ठीक है, आपने बात बहुत हद तक क्लियर की है, लेकिन मैं अब आपके इस दूसरे पॉइंट पे आता हूँ जो आपने कहा इसको एज ए ट्रोलिंग या जस्टिस काजी फैज़ ईसा के ऊपर दबाव के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। और हमने देखा भी सही, ऑलरेडी उनके खिलाफ इतना प्रोपेगेट किया जा रहा है। पिछले दिनों मैं कोई एक ऐसी वीडियो भी देख रहा था जिसमें ऐसी चीज़ें बनाई गई थी काजी फैज़ ईसा और उसकी फैमिली के बारे में कि वो बयान करना जो है वो मुमकिन नहीं है। लेकिन ये जो पीटीआई के खासकर सपोर्टर हैं या इस टाइप के जो और लोग हैं, वो बहुत सारी चीज़ें बना के और चीज़ों को वायरल भी कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे भी चीज़ें वायरल हो रही हैं। इन सारी चीज़ों का जो इम्पेक्ट है वो जस्टिस काजी फैज़ ईसा के ऊपर तो पड़ रहा है ना। हमने देखा भी सही कि उनके एटीट्यूड, उनके बिहेवियर में भी काफ़ी हद तक फ़र्क आ गया कि वो एक जज जो है जो सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट रूम नंबर के अंदर बोलने का जिसको अलाउ है या फैसला करने का, वो रोड के ऊपर चलते चलते चीज़ों के नोटिस भी ले रहे हैं और वो कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि उनकी शख्सियत, ऑलरेडी जस्टिस काजी फैज़ ईसा की जो शख्सियत है वो बहुत एक अच्छी शख्सियत समझी जाती थी, लेकिन जब से ये रिव्यू आया, उनके ऊपर दबाव आया, एक इंसान है ना सर, वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता, कितनी हद तक करे। एक प्रोपेगेंडा है, उसको फिर उसके हाथ भी बंधे हुए हैं कि वो इन प्रोपेगेंडे का जो है जवाब नहीं दे सकता, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें जब बढ़ रही हैं तो इसके जस्टिस काजी फैज़ ईसा की शख्सियत के ऊपर आप क्या असरात देख रहे हैं? ये एक मेरा देखें, ज़ाहिर बात है असरात तो पड़ते हैं, लेकिन जहाँ तक आपने सोशल मीडिया की बात की, आपको याद होगा कि जो नए चीफ जस्टिस हैं उमरता बंदयाल साहब, वो जब आए थे तो उन्होंने एक फुल कोर्ट रेफरेंस में एक स्पीच की थी और उस स्पीच में उन्होंने कहा था जी को सोशल मीडिया के ऊपर जजों की तस्दीक होती है। तो ठीक है, आपकी बात ठीक है। तो मेरे ख्याल में देखें, ये एक जज की तस्दीक नहीं होती, क्योंकि वो एक जज जुड़ा हुआ है एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे के साथ, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो है वो तस्दीक हो रही है। तो मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने अगर ये कहा है कि सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह से जजों की तस्दीक हो रही है, इसको बंद होना चाहिए, तो इसके ऊपर भी उनको जो जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ जो कुछ उनकी फैमिली के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे हो रहा है, उसके ऊपर उनको एक्शन लेना चाहिए। अगर वो ये कह रहे हैं तो मेरे ख्याल में उनको आगाज़ यहीं से करना चाहिए, जो कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ इस वक्त हो रहा है। जहाँ तक आपने ये बात की
कि जो राह चलते कुछ इवेंट्स हुए, जैसे कि वो अकरम चीमा वाला वाक़या हुआ फिर उसके बाद, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस तरह की चीज़ों को डिफेंड नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक जज को ये उनके लिए ये उनके मनसब के मुनासिब नहीं है कि आप इस तरह से चलते हुए जो है वो चेक करें कि फ़लाँ की गाड़ी काले के शीशे काले क्यों हैं, इसके नंबर प्लेट्स ऐसे क्यों हैं, तो ये भी नामुनासिब बात है। सही। तो सईद बलोच साहब, आप बताएं कि आपकी राय में इन फ्यूचर जस्टिस काजी फैज़ ईसा के लिए क्या कोई मुश्किलात हैं, या वो स्मूथली जो है अपना चीफ जस्टिस का टेन्योर पूरा करेंगे? आपकी राय क्या समझ? तैयब साहब, अभी जहाँज़ेब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, मैं ज़रा उन्हीं को थोड़ा मज़ीद उनके ऊपर बात करना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया के मामले को देखने के हवाले से जो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फुल कोर्ट रेफरेंस में बात की गई थी, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक केस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रहा है जो सोशल मीडिया से रिलेटेड है। आपको पता है कि सहाफ़ियों को हरासा करने से मुतल्लिक एक जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन इस तीन रुकनी बेंच का वो हिस्सा है, और सहाफ़ियों को हरासा करने से मुतल्लिक केस को वो सुन भी रहे हैं, और वो बुनियादी तौर पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल से मुतल्लिक ही है कि सहाफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर जो बोलते हैं, FIA फिर उसके ऊपर एक्शन लेती है और उनको हरासा किया जाता है, उनको नोटिस जारी किए जाते हैं, उनको गिरफ़्तार किया जाता है। तो ये केस तो ऑलरेडी चल रहा है। तो मुझे जो लगता है कि शायद मौजूदा चीफ़ जस्टिस साहब ये जो सोशल मीडिया का मामला है ये उसी के साथ नत्थी करेंगे, लेकिन इस मामले के ऊपर मैं चाहता हूँ कि अगर आप कोई और वीडियो करें तो तफसील से खुल के उसके ऊपर हम बोलेंगे। और जहाँ तक बात है जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब की, तो देखें मुश्किलात काजी साहब के लिए कोई नहीं है अगर वो ख़ुद अपने लिए मुश्किलात खड़ी नहीं करते। देखें, एक जज को जो है वो ख़बरों की अगर वो जीनत बनते हैं तो वो अपने फ़ैसले के ज़रिए बनना चाहिए। वो कोई ऐसी ऑब्ज़रवेशन दें, ऐसे रिमार्क्स दें जिससे वो ख़बरों में आए, आवाम उनके बारे में जाने। हमने माजी में ये देखा है, माजी करीब में ही, कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा की जानिब से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी केस एक जारी हुआ था और उसके अंदर उन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा और वो बड़ा बेहतरीन जो है अप्रिशिएट किया गया, और उसके अंदर उन्होंने बड़ी बेहतरीन रीज़निंग दी, बड़ी अच्छी वजूहात उसमें लिखी। लोगों ने उस चीज़ को बड़ा उसको जो है वो उस पर उनकी सताइश भी की। तो ये जो वाक़यात जिनका भी आपने ज़िक्र किया है कि ये यहाँ इस्लामाबाद की शाहराह दस्तूर पर पार्लियामेंट हाउस के सामने 2 इस तरह के इंसिडेंट हो चुके हैं। लाहौर के अंदर वो गए थे अभी 2-3 हफ़्ते कबल, तो वहाँ पर उन्होंने माल रोड के हवाले से एक ऐसी ऑब्ज़रवेशन या ऐसी बात की जो बाद में लोगों ने उसके ऊपर जो है वो वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे शेयर की कि जैसी बात जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब कर रहे हैं उस तरह की कोई बात नहीं है। और तीसरी जो अहम बात है उसमें मैं ये समझता हूँ कि अभी हाल ही में जो मौजूदा चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो हलफ बर्दारी की तकरीब सदर ऐवान सदर में हुई है, उसके अंदर भी कुछ ऐसी इतलात आ रही हैं जो जस्टिस काजी फैज़ ईसा से रिलेटेड हैं और वो बड़ी कंट्रोवर्शियल किस्म की हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि वो जिस मनसब पे हैं, हम जैसे जो नौजवान अगर उनको इस मनसब की अहमियत या उस रुतबे के बारे में बताएंगे तो मेरे ख्याल में शायद ये भी एक बड़ी अजीब और गैर मुनासिब बात लगती है कि हम उनको बताएं। वो माशाल्लाह जिस ओहदे पे मौजूद हैं वो उसकी हुर्मत और उसकी इज़्ज़त और तकरीम को हमसे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो गुजारिश सिर्फ इतनी है कि वो बतौर जज जो है वो केसेस के अंदर, केसेस की समाअत के दौरान अपने रिमार्क्स में, अपने ऑब्ज़रवेशन में ये चीज़ें करें, लेकिन इस तरह के कंट्रोवर्शियल जो मामलात हैं वो उनसे जितना ज़्यादा दूर रह सकते हैं वो उनसे दूर रहें। सोशल मीडिया पाकिस्तान में रेगुलेट नहीं है, और आपको याद होगा कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा जब प्रेस रूम में आए थे हमारे यहाँ प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट में, तो उस वक्त उन्होंने यही बात की थी सहाफ़ियों को कि आप सोशल मीडिया के हवाले से किसी किस्म की कोई दरख्वास्त लेकर ना आएँ। ये एक ओपन फील्ड है आपके पास, आप इस आज़ादी को एंजॉय करें, उसका भरपूर इस्तेमाल करें, लेकिन फिर ये देखें कि अब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उसी सोशल मीडिया के हवाले से एक केस जो है वो ज़ेर समाअत है। और मैं अपनी दानिस्त में, मेरी ये ज़ाती राय है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, मेरी जो परसेप्शन है, जो मेरा तज्ज़िया है वो गलत हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उस केस की जो सिलसिले में या उसी के थ्रू पाकिस्तान में शायद सोशल मीडिया रेगुलेट किया जाएगा या उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो है वो ऐसी ऑब्जर्वेशंस आ सकती हैं। आपको याद होगा कि जब ये 3 रुकनी बेंच ने गुज़श्ता साल पहली समाअत की थी तो जस्टिस काजी अमीन ने वहाँ पर एक बड़ी अहम जो है वो ऑब्जर्वेशन दी थी और उन्होंने कहा था कि क्या
अगर मैं एक यूट्यूब चैनल बना के किसी की जो है वो इज़्ज़त उछालनी शुरू कर दूं तो क्या ये भी साफत गिना जाएगा? फिर उसमें ये भी कहा था कि issues जर्नलिस्ट को भी डिफाइन करना चाहिए, डिफाइन जर्नलिस्ट करना क्या चाहिए, क्या जर्नलिस्ट है, की क्या डेफिनेशन सोशल होनी मीडिया वाला चाहिए, भी सोशल जर्नलिस्ट। मीडिया को रेगुलेट करना चाहिए, उसका इस्तेमाल क्या होगा, सेहतमंद इस्तेमाल क्या होगा, मुजरे सेहत इस्तेमाल उसका कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ें मुझे जो है वो ये नज़र आ रही हैं कि शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये 3 रुकनी बेंच उसको रेगुलेट करेगा और इसके ऊपर ऐसी डायरेक्शन देगा जिसके बाद फिर हुकूमत जो है वो उसके ऊपर कानून साजी करने पर मजबूर होगी। हालांकि मेरे ख्याल में ये रेगुलेशंस बनाना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं काम है। तो नहीं है, लेकिन देखिए साफ़ी की डेफिनेशन क्या है इसका तयन करना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। बिल्कुल, इसके लिए बिल्कुल। तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, उनको सुना जाए और फिर वो खुद से डिसाइड करें। हाँ, उसमें तो वो काफ़ी सारे दरख्वास्त गुजार जो अपनी दरख्वास्तें भी वापस ले ली। बहरहाल ये आज का जो हमारा इशू था, जो चीज़ें थी वो जस्टिस काजी फैज़ ईसा से मुतल्लिक थी, और ये कि अक्सरियती फ़ैसला भी फील्ड में है और फिर उसके बाद ये अक़लियती फ़ैसला आया। तो ये हमने जानने की कोशिश की कि क्या इस अक़लियती फ़ैसला और ख़ास कर जिसके आथर जज ख़ुद चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, क्या उसका जस्टिस काजी फैज़ ईसा के ऊपर कोई इम्पेक्ट पड़ेगा, क्या उनके लिए मज़ीद मुश्किलात में इजाफ़ा होगा। तो आपने राय सुनी सईद बलोच की भी और जहाज़ेब की भी, लेकिन इसमें एंड पे सिर्फ इतना यही है कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा भी जो है वो मुस्तकबिल में चीफ़ जस्टिस बनेंगे। और एक चीज़ तो हमें अब तय शुद्ध है, या नज़र आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस बैठे हुए हैं उनमें जो इख्तलाफ है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है। बहरहाल चूँकि हम पाकिस्तान के अंदर लूली लंगड़ी जो भी समझें जमहूरियत तो है, और कहा जाता है कि इख्तलाफ जो है वो जमहूरियत का जो है वो हुस्न होता है। तो बहरहाल जजेस को भी चाहिए और ख़ासकर जस्टिस काजी फैज़ ईसा को चाहिए कि आपके ऊपर जितना भी दबाव है तो आप उस दबाव को फेस करें। और हम समझ सकते हैं कि आपकी भी मजबूरियां हैं कि आपके हाथ बंधे हुए हैं, आप जो है वो जो भी आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है आप उसका जवाब नहीं दे सकते। लेकिन मैं उसका यहाँ पे एक छोटी सी बात करना चाहूँगा, जैसे आपने बात की ना कि जजेस के ऊपर दबाव होता है, तो मैं कहता हूँ कि इसमें जो सबसे बेहतरीन मिसाल अगर हम दें तो चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, उनके खिलाफ कैंपेन्स भी चलती हैं लेकिन वो उनको इग्नोर करते हैं, और जितना बेहतरीन तरीके से वो इस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं और वो अपने जजमेंट से, अपने ऑर्डर के ज़रिए जिस तरीके से वो इस चीज़ को साबित कर रहे हैं, मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी इस चीज़ से, इस बात से सीखना चाहिए कि सोशल मीडिया को, उस पर होने वाली तनकीद को इग्नोर करें, और जो आइनी तौर पर उनकी जिम्मेदारियाँ वो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बेहतर जी बिल्कुल। और जज की जो आइनी जिम्मेदारी है वो सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट रूम के अंदर ही होती है कि वो अपने कहा जाता है, और हम हमेशा ये सुनते आए हैं कि जज जो है वो अपनी जजमेंट के ज़रिए जो है वो बोलता है, इस तरीके से नहीं जिस तरीके से हम जो है ये एक देख रहे हैं एक्सरसाइज हो रही है। बहरहाल अब ये वक्त ही बताएगा, और फिर ये हुकूमत के जो रोशन दिमाग हैं, जैसे जहाज़ेब साहब ने कहा भी सही कि वज़ीर लाज जैसे, वो अब इस सारे मामलात को किस तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। ये अब वक्त की बात है, देखते हैं आगे वक्त कैसा चलता है, क्या चीज़ें होती हैं। बहरहाल ये एक चीज़ थी जो हमने सोचा और समझा कि आप तक पहुँचाना जो है वो ज़रूरी है। बहरहाल जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ, इंशाल्लाह फिर एक नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।